उन कहानियों को जो वक्त के पन्नों में कहीं खो गई हैं, असली घटनाएं, अनकही दास्तां और वो राज जो आपके होश उड़ा देंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल एपिक किस्से पर। अगर आपको भी कहानियों के रोमांच से जुड़ना है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और चलिए हमारे साथ इस नए सफ़र पर। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 3 में बैटल ऑफ तोलोलिंग के बारे में सुना, तो आइए अब सुनते हैं बैटल ऑफ टाइगर हिल। तो दिन था 13 जून 1999। तोलोलिंग अब इंडियन आर्मी के कंट्रोल में था। ये सिर्फ एक टैक्टिकल विक्ट्री नहीं थी, ये पूरे देश के लिए एक मैसेज था। इंडियन आर्मी पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर्स में किसी ने सेलिब्रेशन नहीं की, क्योंकि सबको पता था असली चैलेंज अभी बाकी है। मैप्स के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा था, टाइगर हिल। एक ऐसी पीक जिसका नाम कारगिल वॉर का सिंबल बन गया। लेकिन सवाल ये है कि टाइगर हिल इतने इम्पोर्टेंट क्यों थी? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सबसे ऊंची पीक थी, या इसके पीछे कोई और भी वजह थी? सच तो ये है कि टाइगर हिल सिर्फ एक माउंटेन नहीं थी, ये द्रास सेक्टर का ऑब्जर्वेशन टावर थी। लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये पीक आसपास के पूरे एरिया को डोमिनेट करती थी। यहाँ से एनिमी नेशनल हाईवे बनने का बड़ा हिस्सा पर नज़र रख सकता था। इंडियन आर्मी की मूवमेंट, सप्लाई, कॉन्वॉय और आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट सब कुछ ऑब्जर्व किया जा सकता था। मिलिट्री लैंग्वेज में इसे कहते हैं डोमिनेटिंग हाइट। जिसके पास ये हाइट होती है उसके पास बैटलफील्ड का साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल एडवांटेज होता है। इसीलिए तोलोलिंग की जीत के तुरंत बाद इंडियन आर्मी का अगला ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था, टाइगर हिल। लेकिन ये मिशन तोलोलिंग से भी कई गुना मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान अब तक इंडियन आर्मी का फाइटिंग स्टाइल समझ चुका था। उसने टाइगर हिल पर अपनी पोजीशंस और भी स्ट्रॉन्ग कर दी थी। कंक्रीट और स्टोन बंकर्स, मल्टीपल फायरिंग पोजीशंस, इंटरकनेक्टेड सेंगर्स और ऊपर से क्लियर लाइन ऑफ साइट। मतलब जो भी सोल्जर नीचे से चढ़ने की कोशिश करता वो एनिमी की नज़र में आ जाता। और फिर शुरू होती मशीन गन्स की बैरेज। एक और प्रॉब्लम थी, टाइगर हिल तक पहुंचने का नॉर्मल अप्रोच रूट एनिमी की डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में था। अगर इंडियन आर्मी उसी रूट से अटैक करती तो कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती। इसलिए आर्मी ने एक बिल्कुल अलग प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिसे सुनकर भी कई लोगों को लगा कि शायद ये मुमकिन ही नहीं है। प्लान था एनिमी को वहाँ से अटैक करना जहाँ से उसने कभी अटैक एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एक ऑलमोस्ट वर्टिकल क्लिफ, एक ऐसी चढ़ाई जिसे देखकर एक्सपीरियंस्ड माउंटेनर्स भी 2 बार सोचते। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए अब इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द था, क्योंकि नीचे पूरा देश उनके साथ खड़ा था और ऊपर तिरंगा उनका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन टाइगर हिल की बैटल सिर्फ प्लानिंग से नहीं जीती जा सकती थी। इस मिशन के लिए आर्मी को चाहिए था ऐसे सोल्जर्स जो अपनी जान की परवाह किए बिना सीधी चट्टान पर रात को अंधेरे में चढ़ सकें। और इसी वक्त एक बटालियन को ये जिम्मेदारी दी गई, 18 ग्रेनेडियर्स। उनके साथ 8 सिख और अन्य सपोर्टिंग यूनिट्स भी अलग अलग डायरेक्शन से ऑपरेशंस का हिस्सा बनने वाले थे। अब सिर्फ एक सवाल था, क्या इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे मुश्किल माउंटेन असॉल्ट्स में से एक को सफल बना पाएगी, या टाइगर हिल एक और खूनी जंग की गवाह बनेगी? क्योंकि अब शुरू होने वाली है टाइगर हिल की सबसे डेयरिंग प्लानिंग, एक ऐसी प्लानिंग जिसने मिलिट्री एकेडमिक्स में आज तक अपनी जगह बना रखी है। टाइगर हिल को दूर से देखना और उस पर चढ़कर अटैक करना दोनों बिल्कुल अलग बातें थीं। जब इंडियन आर्मी के सीनियर्स कमांडर्स टाइगर हिल की तराइन स्टडी कर रहे थे तो एक बात सबके सामने बिल्कुल क्लियर थी, फ्रंट से अटैक करना बहुत महंगा पड़ सकता था, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने अपनी मेजर फायरिंग पोजीशंस उसी डायरेक्शन में बना रखी थी जहां से नॉर्मली कोई भी फोर्स अटैक करती है। हर अप्रोच रूट मशीन गन्स की रेंज में था, हर रिज ऑब्जर्वेशन में थी और हर मूवमेंट ऊपर से क्लियरली दिखाई देती थी। यानी अगर इंडियन आर्मी सीधा सामने से अटैक करती तो एनिमी को सिर्फ ट्रिगर दबाना था,
इसलिए कमांडर्स ने एक अलग सोच रखी। उन्होंने फैसला किया कि एनिमी को वहाँ से अटैक किया जाएगा जहाँ से उसने कभी अटैक एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस रूट को चूज़ किया गया वो लगभग सीधी खड़ी चट्टान थी। कई जगह 80 से 90 डिग्री तक की स्लोप, नीचे हज़ारों फीट की खाई और ऊपर एनिमी के बंकर्स। आर्मी के कुछ ऑफिसर्स ने बाद में कहा था कि ये रूट बैटलफील्ड से ज़्यादा माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन जैसा लग रहा था। लेकिन इंडियन आर्मी के पास अब दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। मिशन के लिए अलग अलग यूनिट्स को स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई। 18 ग्रेनेडियर्स मेन असॉल्ट फोर्स थी। उनका काम था टाइगर हिल की टॉप तक पहुंचना, साथ ही 8 सिख और अन्य सपोर्टिंग यूनिट्स को डिफरेंट डायरेक्शन से प्रेशर क्रिएट करना था। ये एक क्लासिक मिलिट्री टैक्टिक थी। जब एनिमी का ध्यान एक डायरेक्शन में लगा हो तब मेन असॉल्ट दूसरी डायरेक्शन से किया जाता है। यानी सिर्फ फायरिंग नहीं, प्लानिंग भी वॉर का हिस्सा होती हैं। अब चैलेंज था सोल्जर्स को रात के अंधेरे में उस खड़ी चट्टान पर चढ़ना। स्पेशल माउंटेनियरिंग रोप्स निकाली गई, पीटन्स, कैराबिनर्स और क्लाइंबिंग इक्विपमेंट प्रिपेयर किया गया। हर सोल्जर को सिर्फ अपनी राइफल ही नहीं बल्कि अपना सर्वाइवल भी खुद संभालना था। एक हाथ रोप पर, दूसरा वेपन पर और नीचे ऐसी गहरी खाई जहाँ से गिरने का मतलब लगभग निश्चित मौत। लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि हर सोल्जर जानता था अगर टाइगर हिल नहीं जीती जाती तो पूरे बैटल और लंबी हो सकती थी। ऑपरेशन से पहले ऑफिसर ने अपने जवानों को ब्रीफिंग दी। हर सेक्शन कमांडर को एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव बताया गया, कौन पहले मूव करेगा, कौन कवर फायर देगा, कौन बंकर क्लियर करेगा और अगर कम्युनिकेशन टूट गया तो बैकअप प्लान क्या होगा। माउंटेन वॉरफेयर में रेडियो सिग्नल्स कभी भी फेल हो सकते हैं, इसलिए हर टीम को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की ट्रेनिंग दी गई थी। यही इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। हर सोल्जर सिर्फ ऑर्डर फॉलो नहीं करता था, वो सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना भी जानता था। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे खास बात थी इसकी सेक्रेसी। एनिमी को लास्ट मोमेंट तक यही अंदाज़ा नहीं होना चाहिए था कि एक्चुअल असॉल्ट किस डायरेक्शन से आने वाला है। इसलिए कई दिनों तक आर्टिलरी फायर अलग अलग जगहों पर किया गया ताकि पाकिस्तानी आर्मी को लगे कि अटैक फ्रंट से ही होगा। लेकिन असल प्लान कहीं और चल रहा था और इसी सीक्रेट प्लानिंग के बीच एक यंग ऑफिसर अपनी टीम के साथ इस इम्पॉसिबल मिशन के लिए तैयार हो रहा था। एक ऐसा ऑफिसर जिसकी बहादुरी आज भी हर इंडियन के दिल में जिंदा है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हर भारतीय की सेना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा? नहीं, अभी नहीं। टाइगर हिल की इस बैटल में जिस नेम से हिस्ट्री लिखी वो थे लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह और उनके साथ 18 ग्रेनेडियर्स के वीर जवान। रात के अंधेरे में शुरू हुई टाइगर हिल की सबसे डेयरिंग क्लाइंब, एक ऐसी क्लाइंब जिसे देखकर पाकिस्तानी आर्मी को भी यकीन नहीं हुआ कि कोई आर्मी इस रास्ते से अटैक कर सकती है। 3 जुलाई 1999 की रात कारगिल की उन बर्फीली पहाड़ियों पर तेज़ ठंडी हवा चल रही थी। टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी बहुत नीचे था। आसमान बिल्कुल अंधेरा था और इसी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर इंडियन आर्मी के असॉल्ट टीम्स अपनी पोजीशन से आगे बढ़ने लगी। इस ऑपरेशन का सबसे रिस्की हिस्सा अब शुरू हो चुका था। लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह और उनकी घातक प्लाटून को एक ऐसा रूट दिया गया जिसे देखकर पहली नज़र में ये लगता था कि यहाँ से चढ़ना लगभग नामुमकिन है। सामने लगभग सीधी खड़ी चट्टान, नीचे हज़ारों फीट गहरी खाई और ऊपर पाकिस्तान आर्मी के बंकर्स। हर सोल्जर्स अपनी पीठ पर एम्यूनेशंस, ग्रेनेड्स, राशंस और राइफल लेकर रोप की मदद से धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। ना कोई आवाज़, ना कोई टॉर्च, ना किसी से बात करने की इजाज़त, सिर्फ बर्फ पर पड़ते बूटों की हल्की सी आहट और तेज़ चलती हवा की आवाज़। ये सिर्फ क्लाइंबिंग नहीं थी, ये मौत से बिल्कुल करीब चलना था। हर कुछ मीटर के बाद सोल्जर्स रुकते, सांस संभालते, फिर दोबारा चढ़ाई शुरू कर देते। हाई एल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन पहले ही कम थी। हर सांस एक मेहनत बन चुकी थी, लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि हर सोल्जर जानता था अगर सुबह होने से पहले टॉप के करीब नहीं पहुँचे तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था।
उधर पाकिस्तानी आर्मी को भी अब लग रहा था कि मेन अटैक फ्रंट साइड से ही आएगा, इसीलिए उनका फोकस ज़्यादातर उस डायरेक्शन पर था। यहीं इंडियन आर्मी की स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा एडवांटेज था, डाइवर्जन अटैक्स। एनिमी का ध्यान बांट रहे थे और घातक प्लाटून चुपचाप टाइगर हिल के उस हिस्से तक पहुंच रही थी जहां से अटैक की उम्मीद ही नहीं थी। मिलिट्री ऑपरेशंस में इसे सरप्राइज एलिमेंट कहते हैं और कई बार ये सरप्राइज हज़ारों गोलियों से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। कई घंटों की लगातार क्लाइंबिंग के बाद इंडियन सोल्जर्स एनिमी के डिफेंसिव एरिया के बहुत करीब पहुंच गए। अब सिर्फ कुछ ही मीटर का फासला बचा था। हर सोल्जर्स ने अपनी राइफल चेक की, ग्रेनेड्स रेडी किए और एक दूसरे की तरफ देखा। कोई ज़ोर से नहीं बोला, लेकिन सबको पता था अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। या तो टाइगर हिल जीत कर नीचे उतरना है या इसी पहाड़ पर अपनी आखिरी सांस लेनी है। फिर सुबह होने से कुछ देर पहले एक पाकिस्तानी सेंट्री की नज़र मूवमेंट पर पड़ी और अगले ही पल पूरा एरिया मशीन गन की फायरिंग से गूंज उठा। ट्रेसर बुलेट्स अंधेरे को चीरते हुए नीचे की तरफ आने लगी। एनिमी को अब समझ आ गया था कि इंडियन आर्मी उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इंडियन सोल्जर्स ऑलरेडी क्लिफ क्रॉस कर चुके थे। अब बैटल लॉन्ग रेंज फायरिंग की नहीं, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट की थी। कुछ जगहों पर डिस्टेंस सिर्फ 10 से 15 मीटर का रह गया था। ग्रेनेड्स फेंके जा रहे थे, ऑटोमेटिक राइफल्स लगातार फायर कर रही थी और हर बंकर्स के लिए अलग फाइट चल रही थी। लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह अपनी टीम को लगातार लीड कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो खुद सबसे आगे बढ़कर अपने जवानों को डायरेक्शन दे रहे थे। इसी दौरान वो घायल भी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी नहीं। उनका फोकस सिर्फ एक था, टाइगर हिल की चोटी तक पहुंचना। यही वह लीडरशिप थी जो बैटलफील्ड में सोल्जर्स के हौसले को जिंदा रखती थी। जब ऑफिसर सबसे आगे होता है तो पीछे चलने वाले जवान कभी हिम्मत नहीं हारते। लेकिन अभी टाइगर हिल की टॉप पूरी तरह इंडियन कंट्रोल में नहीं आई थी। एनिमी अब भी अपनी लास्ट डिफेंसिव पोजीशन से ज़बरदस्त रेजिस्टेंस दे रहा था और अगले कुछ घंटे इस पूरी बैटल के सबसे खूनी और सबसे निर्णायक घंटे बनने वाला थे। यहीं तय होना था कि टाइगर हिल पर सुबह का सूरज किस देश का झंडा देखेगा। एनिमी की फायरिंग अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर बंकर आखिरी दम तक लड़ रहा था, लेकिन इंडियन आर्मी का असॉल्ट अब अपने फाइनल फेज में एंटर कर चुका था। इसी बीच घातक प्लाटून का एक जवान सबसे आगे बढ़े। उनका नाम था ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ चढ़ाई करना नहीं थी, उनका काम था उस लगभग सीधी चट्टान पर रोप फिक्स करना ताकि उनके पीछे आ रहे सोल्जर्स ऊपर पहुंच सकें। ये मिशन पूरी असॉल्ट का सबसे डेंजरस हिस्सा था, क्योंकि रोप लगने वाला सोल्जर सबसे पहले एनिमी के नज़र में आता और बिल्कुल वही हुआ। जैसे ही योगेंद्र सिंह यादव ऊपर बढ़ने लगे, पाकिस्तानी आर्मी ने उन पर ज़बरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कई गोलियां लगीं, लेकिन वो रुके नहीं। ना उन्होंने रोप छोड़ी और ना ही मिशन। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने क्लाइंबिंग रूट सिक्योर किया। इसी वजह से पीछे आ रहे इंडियन सोल्जर्स टाइगर हिल के ऊपर तक पहुंच सके। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये अपनी जान से पहले मिशन को रखने का जज्बा था। इसी असाधारण वीरता के लिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को बाद में परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह लगातार अपनी घातक प्लाटून को लीड कर रहे थे। हैवी फायरिंग के बीच भी उन्होंने असॉल्ट को रोकने नहीं दिया। उनकी लीडरशिप ने पूरी प्लाटून का हौसला बनाए रखा। बाद में उन्हें भी उनके शौर्य के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब इंडियन सोल्जर्स एनिमी के बंकर्स के बिल्कुल अंदर घुस चुके थे। हर बंकर्स के लिए अलग फाइट हो रही थी। ग्रेनेड्स, ऑटोमेटिक राइफल्स और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, ये अब सिर्फ एक माउंटेन बैटल नहीं थी, ये हर बंकर के लिए एक अलग जंग बन चुकी थी। कई पाकिस्तानी पोजीशंस एक एक करके खामोश होने लगी। रेजिस्टेंस धीरे धीरे टूट रहा था। और फिर 4 जुलाई 1999 की सुबह वो पल आया
जिसका इंतज़ार पूरा भारत कर रहा था। टाइगर हिल अब इंडियन आर्मी के कंट्रोल में थी। बर्फ़ से ढकी उस ऊंची चोटी पर जब तिरंगा लहराया गया तो सिर्फ एक पीक कैप्चर नहीं हुई थी, पूरे देश का हौसला आसमान छू रहा था। रेडियो पर एक संदेश बार बार सुनाई दे रहा था, टाइगर हिल सिक्योर्ड। ये शब्द द्रास की पहाड़ियों से निकलकर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और भारत के हर घर तक पहुँचे। टाइगर हिल की जीत ने पाकिस्तान के डिफेंसिव प्लानिंग को गहरा झटका दिया। अब इनिशिएटिव पूरी तरह इंडियन आर्मी के हाथ में था। लेकिन कारगिल वॉर अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब भी कई स्ट्रेटेजिक पोजीशंस एनिमी के कब्ज़े में थे और उनमें से एक थी पॉइंट 4875। यहीं एक और जवान ऑफिसर अपने वीरता से इतिहास लिखने वाले थे। एक नाम जो आज भी हर भारतीय के दिल में घुसता है, कैप्टन विक्रम बत्रा। और उनकी कहानी हम बात करेंगे पार्ट 5 में। तो तब तक आप लोग बने रहिए और देखते रहिए, सुनते रहिए एपिक किस्से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।